हाँ जी बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है आप सब लोगों के पास? किरण, अंकित, सुरेश, कृष्णा, मधु, चंद्रकांता कुमारी, शमशद अली, पूजा, टीनू चौधरी, अंकिता, विनीता, सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। मेरी आवाज़ आ रही है सबके पास? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ जी सर, आपकी आवाज़ है वो एकदम क्लियर आ रही है। पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के अध्यक्ष थे या नहीं? वो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कांग्रेस में शामिल ही तभी हुए थे मेरे हिसाब से 2018-19 के अंतर्गत। पहले बीजेपी में थे वो लंबे समय से। चंद्रकांता कुमारी, तारा, नेसू सैनी, लव कुश गोस्वामी, दिलीप बंटी, भोली राठौड़। चलो, देखो आज का टॉपिक है ना, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे मैं इस टॉपिक के बारे में कई बार बातें करवा चुका हूँ। ये जो नीचे वाला टॉपिक है ये तो 2 लाइन का टॉपिक है। जो सबसे लास्ट में करूँगा, मात्र 2 ही लाइन लिखाऊंगा, इसमें 3 हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये न्यायिक पुनरावलोकन है, ये आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लगभग बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहली बात मैं बता दूं, न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं पर नहीं किया गया है। क्या? न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको हम लोग जुडिकल रिव्यू बोलते हैं, इस जुडिकल रिव्यू का उल्लेख हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं किया गया है। तो सर ये होता क्या है जुडिकल रिव्यू? अगर मैं आप लोगों को एक लाइन में बताऊं जुडिकल रिव्यू क्या होता है, एक लाइन में, तो ये मान लो कि हमारी विधायिका और हमारी कार्यपालिका के द्वारा किया गया जो काम है ना, उसका हमारी न्यायपालिका द्वारा जांच करना ही मेरे प्यारे बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है, या न्यायिक पुनरीक्षण भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है ना भाई? न्यायिक पुनरीक्षण भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम दोनों नाम ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो लिखना शुरू कर दें हम लोग, या कुछ पूछना है आप लोगों को? चले? चलो, विजय, दिलीप, धोली, चलिएगा सब। हेडिंग लिखो आप, न्यायिक पुनरावलोकन। हेडिंग लिख लो आप, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन। लो जी भैया, अंग्रेजी में बोलेंगे हम इसको जुडिकल रिव्यू। ये जुडिकल रिव्यू है ना, जुडिकल रिव्यू। अब सर जुडिकल रिव्यू का मैंने क्या बताया आपको कि भारत के संविधान में इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, तो लिख लो इसमें कुछ, है ना, लिखो इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों। हेतराम छोड़िएगा बेटा, अब जाना जो कुछ फालतू के कमेंट करते हैं उन सबको छोड़ दो बेटा। जीवन के अंतर्गत बहुत सी घटनाएं घटती है, सबके ऊपर आप ध्यान दोगे ना मेरे दोस्त, तो मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। वो घोड़ा गाड़ी देखी आपकी ने, जिसके कानों के आंखों की तरफ दोनों तरफ वो बांधा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, मैं नाम तो मिस कर रहा हूँ। ऐसे बांधते हैं कि तुम्हारे इधर कुछ भी हो इधर कुछ भी हो तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हारा लक्ष्य सामने है, तुम्हें हमेशा आगे चलना है। तुम भी अपने जीवन में उसी चीज को अपना लो। इधर उधर कुछ भी हो रहा है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें हमेशा सामने चलना है। ठीक है ना? तो लिखो इसमें कि विधायिका व कार्यपालिका, विधायिका व कार्यपालिका, विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों का, के कार्यों का न्यायपालिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों का न्यायपालिका के द्वारा संवैधानिकता का परीक्षण करना, संवैधानिकता का परीक्षण करना, संवैधानिकता का परीक्षण करना।
परीक्षण करना या जांच करना, या जांच करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। ठीक है जनाब। ठीक है जनाब। हमने क्या बोला, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, तो मैंने बताया कि साहब विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जो जांच होती है उसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है साहब। अब हम यहाँ बोल लिखे कि साहब न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं पर भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है ना। स्टार लगा करके लिखो, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन, प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है साहब। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द है, माइनॉरिटी है, उसको डिफाइन नहीं किया गया है। ना कहीं पर भी जो अस्पृश्यता शब्द है उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है ना भाई, वो कहीं पर भी नहीं किया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो है। यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष रूप से भाई, भारत का संविधान है मेरे प्यारे बच्चों, एक लिखित संविधान है, और उस लिखित संविधान के अंतर्गत हमने है वो कानून बनाने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दे रखी है, सॉरी संसद को दे रखी है। अब संसद कोई भी कानून बनाएगी या नहीं बनाएगी, या वो कानून सही होगा गलत होगा, उसकी जांच तो जरूरी है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत है। और वो जांच करने का काम कौन करता है, जांच करने का काम मेरे प्यारे बच्चों हमारी कौन, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लो कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है ना। सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, संविधान का संरक्षक कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। लो जी भाई साहब, क्या बोला हमने कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है दोस्तों, इसलिए विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की निगरानी रखने का अधिकार आता है। इसलिए इसलिए विधायिका, विधायिका व कार्यपालिका, विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों पर निगरानी, निगरानी बनाकर रखता है, निगरानी बनाकर रखता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। किसी चीज पर निगरानी बना करके रखना एक प्रकार का न्यायिक पुनरावलोकन है। मैं अपने देसी भाषा का आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आपको पता हो, है ना, याद है आपको, वो सब्जी बनाने वाला। ना याद है तो मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। जैसे आरुषि है, या पूनम मान लो, या सोनू मान लो, कमल मान लो, सुनील मान लो, टीना मान लो, हेत्रा मान लो, कृष्णा मान लो, कौन भी कोई भी मान लो। जब मम्मा आपको बोलते कि बेटा या बेटी सब्जी बनाओ, आपसे पहली बार सब्जी बनवाई जा रही है, तो आप जब पहली बार सब्जी बनाते हो तो मम्मा जब सब्जी बनने के बाद में एक छोटी सी कटोरी में मम्मा एक चम्मच डाल करके उसमें डालती है, और फिर मम्मा उस सब्जी को चेक करती है, और आपको उस सब्जी में जो कमी है उसके बारे में बताती है कि थोड़ा सा तुमने नमक कम डाला है, और इसको पकाई कम है ना, थोड़ा मसाला कम डाला है या मसाला ज़्यादा डाल दिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे डालते या पहले डालते या बाद में डालते, जो भी इसमें कमी है वो सब मम्मी बताती है। तो मम्मी क्या है, एक प्रकार से आपके द्वारा किए गए काम का मम्मी है वो पुनरीक्षण कर रही है, परीक्षण कर रही है ना, तो वो जुडिकल रिव्यू कर रही है आपका। ठीक उसी प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा बनाए गए कानून जो है
उसका हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो परीक्षण करता है कि भाई लोगों तुमने जो कानून बनाया है ना थोड़ा ठीक नहीं बनाया है ना, थोड़ा ठीक नहीं बनाया तो उसमें कुछ सुधार कीजिएगा प्यारे बच्चों। वैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपको पता होगा हमने आर्टिकल 13 का सब क्लोज 2 में क्या पढ़ा था, है 13 का सब क्लोज 2 में हमने क्या पढ़ा था कि राज्य द्वारा ऐसी कोई विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। यही पढ़ा था ना हमने कि राज्य द्वारा ऐसा ऐसा कोई एक्ट नहीं बनाया जाएगा, कोई एक्ट नहीं बनाया जाएगा, राज्य द्वारा ऐसा कोई एक्ट नहीं बनाया जाएगा जो जो मूल अधिकारों को जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ये लाइन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, है ना कि भाई साहब हमारे राज्य का मतलब यहाँ सरकार है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। और अगर बना भी दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, हमारी न्यायपालिका उसे असंवैधानिक कर देगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई कानून बन जाए, यदि कानून बना दिया यदि कानून बना दिया जिससे मूल अधिकारों का हनन हो, जिससे मूल अधिकारों का हनन हो हनन हो हनन हो तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। समझे ना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक का मतलब उसको रद्द कर दिया जाएगा, असंवैधानिक घोषित। हमने क्या बोला, घोषित हमने पहले लिखा आर्टिकल 13 ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, केवल आपको एक याद दिलाने के लिए मैंने बताया भाई साहब हमारी जो सरकार है वो ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का हनन करती है। लेकिन मान लो सरकार ने कानून बना दिया तो हमारा सुप्रीम कोर्ट बेटा जो उसको असंवैधानिक कर देगा। ठीक है ना, तो अब जहां यहाँ सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित करेगा तो आपको पता होगा, है ना, यहाँ पे अनुच्छेद अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 इन दोनों के अंतर्गत आप लोगों को न्यायिक पुनरावलोकन नहीं दिखा है, इन दोनों के अंतर्गत आपको न्यायिक पुनरावलोकन नहीं दिखा। न्यायिक पुनरावलोकन का आभास मैंने क्या बोला, संविधान के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख नहीं किया गया है। प्यारे बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी जुडिकल रिव्यू का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कई जगह किया गया है। तो यहां मैंने आपको समझा दिया कि भाई कोई एक्ट बनता है जो हमारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, तो भाई साहब हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। और ये कहां के तहत करेगा, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करेगा और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से इसमें भी नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत भी न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किया गया है। ठीक है सर। दूसरा, अगर मान के चलो कोई संघ या राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है और ये देश के संघीय विवाद होता है, भाई संघीय विवाद है, आर्टिकल 131 के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे, तो वहां मैंने आपको बताया था कि केंद्र और राज्य के मध्य कोई किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करता है ना, वही तो बताया था। तो डायरेक्ट लिख लो, आर्टिकल 131 तो मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को। 131 में भी न्यायिक पुनरावलोकन का आभास होता है, न्यायिक पुनरावलोकन का आभास। देखो एक बात बताऊं आप लोगों को, हिंदी का शुद्ध शब्द तो न्यायिक पुनर्वलोकन ही है, लेकिन हम पढ़ते हैं पुनरावलोकन,
हम पढ़ते हैं पुनरावलोकन। तो ध्यान रखना, जहां पे मैंने पुनरावलोकन लिखा है ना, उसको पुनरावलोकन लिख लेना। शब्द शुद्धि का मैं शब्द बता रहा हूँ, रियल वर्ड पुनरावलोकन ही होता है। हो सकता है किताबों में भी आपको पुनरावलोकन लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन वो गलत होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। इनके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, केशवानंद भारती केस के अंतर्गत, इनके अलावा जो केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती केस है मेरे प्यारे बच्चों, 1973 के अंतर्गत आया था, जिसमें मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। संविधान की संविधान की मूलभूत मूलभूत ढांचे की अवधारणा, ढांचे की अवधारणा, अवधारणा का प्रतिपादन, अवधारणा का प्रतिपादन प्यारे बच्चों। ठीक है ना। और इसमें भी हमने यही बोला कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। वो भी मेरे प्यारे बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत ही आता है। आगे चल करके आपको पता होगा, एक मेनका गांधीवाद आया था, जिसने प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दिया था, है ना। मेनका गांधीवाद, मेनका गांधीवाद, मेनका गांधीवाद में क्या किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, 1978 में आया था। इसमें प्राकृतिक न्याय का उल्लेख किया गया था। प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय का उल्लेख मेरे प्यारे बच्चों, गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ, प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, इसी के तहत आया था, जीवन जीने का अधिकार। लो जी वैसा, है ना, राइट टू डिग्निटी। जैसे वक्त कानून में सुप्रीम कोर्ट 90% तक सही माना है, बिल्कुल साहब, है ना। मेनका गांधीवाद आया था, उसके अंतर्गत भी मेरे पहले जो विधि की जो प्रक्रिया थी, उसको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादित माना था। या तो विधायिका ऐसी कोई भी विधि का निर्माण नहीं कर सकती जो इन सिद्धांतों का उल्लंघन करती हो। अब यहां से जो आपको एग्जामिनर के अंतर्गत पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन से मामलों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, या न्यायिक पुनरावलोकन का दायरा कितना होता है ना। तो आप हेडिंग लिखो, न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र या दायरा। दायरा ज्यादा शब्द ठीक रहा है क्या। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का दायरा या क्षेत्र, मतलब सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से मामलों के ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। भाई ऐसा तो अगर मान के चलो हर मामले पे न्यायिक पुनरावलोकन करने लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट, तो फिर तो हमारे देश के विकास में थोड़ा बाधा बन जाएगा एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, और संसद से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। सर क्या सुप्रीम कोर्ट और संसद की तुलना करें तो ज्यादा पावरफुल कौन है। देखो, हमने क्या बोला है कि हमारे संविधान के अंतर्गत 3 अंग होते हैं, एक न्यायपालिका आता है, एक कार्यपालिका आता है, एक विधायिका आता है। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का हमने अलग अलग काम कर रखा है, तीनों अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च है। कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है, वो आपस में मिलकर के काम करती है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं है प्यारे बच्चों। और ये एक प्रकार से अभिभावक है, संरक्षक है। जैसे हमारे घर में दादाजी की भूमिका होती है ना, जो बड़े लोग होते हैं उनकी भूमिका होती है ना, वैसे है न्यायपालिका प्यारे बच्चों, भाई वैसे है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है वह संसद और विधानमंडल द्वारा निर्मित साधारण विधि पर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है ना। कौन कौन से पे कर सकती है, लिख लो आप, एक नंबर लगा के लिखो कि न्यायपालिका, न्यायपालिका, संसद, संसद व विधानमंडल, न्यायपालिका, संसद व विधानमंडल द्वारा पारित, द्वारा पारित अधिनियम पर, अधिनियम पर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है ना। द्वारा पारित
अधिनियम नहीं लिखेंगे ना, अधिनियम थोड़ा शब्द है ना, ठीक नहीं लगेगा, विधि लिखते हैं ना। द्वारा पारित विधि पर, पारित साधारण विधि पर, ऐसे लिख लो आप, साधारण विधि पर, साधारण विधि पर, साधारण विधि पर न्यायिक, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, कर सकती है। लो जी साहब, हमारी न्यायपालिका जो है वो सुप्रीम संसद और विधानमंडल, यानी मोदी जी द्वारा और भजनलाल जी द्वारा, दोनों के द्वारा कानून बनाया गया है ना, उनके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों ये काम कर सकती है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा पारित, पारित अध्यादेश राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश पर सर्वोच्च न्यायालय, पर न्यायपालिका द्वारा, से लिखो, न्यायपालिका, न्यायपालिका द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, पुनरावलोकन किया जा सकता है। लो जी साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि इन मामलों के ऊपर, पहला क्या था हमारा, पहला था कि हमारे संसद और विधानमंडल के द्वारा कोई भी कानून बनता है ना। सर आज क्लास है बेटा, क्लास तो रोज होती है अपनी, कल भी क्लास होगी, कल संडे को क्लास होगी, मैं फिर बता रहा हूँ, कल संडे को 10 बजे क्लास होगी आप लोगों की, और कल आयोग पढ़ेंगे हम लोग। कल की क्लास में आप लोगों के कम से कम 4 नंबर आने वाले हैं, एक क्लास में वादे के साथ कह सकता हूँ। कल की क्लास में 4 नंबर पक्के होंगे आप लोगों के। कितने नंबर? 4 नंबर पक्के होंगे कल की क्लास में से। ठीक है ना, तो भैया आ जाना आप लोग, भाई आ जाना। फिर लिखो कि राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्रपति शासन जो 356 लागू हुआ है, उसके तहत भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है वो राष्ट्र न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। तीसरा लिख लो आप, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति शासन 356 में लागू होता है ना। हाँ, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, 300 राष्ट्रपति शासन पर न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, किया जा सकता है। लो जी भाई साहब, भाई साहब हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और ये एस आर बोमईवाद 1994 के अंतर्गत आया था ये बात, ये एस आर बोमईवाद, एस आर बोमईवाद केस था एक मेरे प्यारे बच्चों 1994 के अंतर्गत। उसमें यह बात बोली गई थी कि साहब अगर किसी भी राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होता है ना, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है। ठीक है। दूसरा, एक संसदीय विशेषाधिकार और दल बदल कानून का भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, जो एक मेरा मित्र है, मित्र 105 और 192 आर्टिकल बता रहा है, 194 आर्टिकल बता रहा है, बिल्कुल मेरे दोस्त सही है, क्योंकि विशेषाधिकार इसी के अंतर्गत आता है। तो लिखो संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार व दल बदल, दल बदल, दल बदल का मतलब एक राजनीतिक पार्टी से कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी में जाता है ना, एक राजनीतिक पार्टी से कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी में जाता है, उसको दल बदल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो दल बदल कानून, दल बदल कानून पर भी न्यायिक पुनरावलोकन, पर भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।
न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। और ये बात कहाँ से निकल करके आई थी? ये दोस्तों एक केस आया था, कितो होलन केस, याद है किसी को? पता है? छोड़िए, केस का यहाँ नाम मत लीजिए, है ना? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। इनके अलावा संविधान की 9वीं अनुसूची और न्यायिक पुनरावलोकन, यहाँ कई बार क्या थोड़ा सा ना मामला विवादों के अंतर्गत रहा था। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत यहाँ थोड़ा सा मैं बताता हूँ, एक बार ये समझो तुम लोग। एक बार ये समझो, है ना? फिर मैं आगे बात करता हूँ। और यहाँ तक अगर किसी मेरे प्यारे बालक को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी बालक को कुछ भी पूछना है वो पूछो। अब 9वीं अनुसूची में थोड़ा सा मामला पेचीदा होने वाला है ना? 9वीं अनुसूची में मामला थोड़ा सा है वो पेचीदा होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। बताओ देखिए आप लोग मुझे, भाई बताओ देखिए मेरे दोस्त। अमित कृष्णा, आज भी 12 बजे तक क्लास होगी क्या सर? नहीं, आज तो आपकी 1 घंटे की क्लास होगी, है ना? लेकिन कल जो आपकी क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो कम से कम 2 ढाई 3 घंटे की क्लास होगी, है ना? तो कल के लिए तैयार रहना भाई। और कल क्लास 10 बजे होगी। कल 10 बजे क्लास होगी, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है ना? कल 10 बजे क्लास होगी। हाँ, ज्योग्राफी क्लास भी होगी आज। मेरी क्लास सब होगी, मैंने आपको बता रखा है। दीपावली के बाद में मैं अभी 2 3 दिन घर गया, केवल वहीं छुट्टी ली है, इसके अलावा मेरी कोई छुट्टी नहीं है। संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो, आपकी रेगुलर क्लास होगी प्यारे बच्चों। शमशेर चौधरी है कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। बेटा शमशेर, आपका सवाल क्या है, पहले सवाल तो पूछो। नवजोत सिद्धू बीजेपी में थे तो वो बीजेपी की बुराई क्यों करते हैं? बेटा छोड़िए ना बंटी, ऐसी बातें, राजनीतिक बातें आपको क्या मतलब है? कोई भी आदमी होता है वो राजनीतिक बुराई नहीं होती, ये आलोचना ही होती है बेटा ना। ये राजनीतिक आलोचना ही होती है मेरे दोस्त। शमशेर सिंह, मैं तुम्हारा देख रहा हूँ बेटा, मुझे अभी तक तुम्हारा कोई कमेंट ही नहीं मिला और तुम बोलो मेरा तुम जवाब नहीं देते यार। तगड़ी बात है शमशेर सिंह। शमसू भाई, ये तो यार तुमने झूठा आरोप लगा दिया। शमशेर भाई, तुम्हारा कोई कमेंट ही नहीं है ऊपर यार, बता। तो वो क्वेश्चन पूरा भेजना, आपने जो भेजा ना वो पूरा भेजना है क्वेश्चन आपने। सर 3 संडे से आप ऐप में टेस्ट नहीं हुआ है, अच्छा। बात करता हूँ मैं ना, मैंने बात की थी तो बोला सर हम टेस्ट डालते हैं, बच्चे देते ही नहीं है। उन्होंने बोला कि सर हम टेस्ट डालते हैं तो उसके ऊपर बच्चों का अटेम्प्ट आता है, कई बार 80 बच्चे टेस्ट देते हैं, कई बार 100 बच्चे टेस्ट देते हैं, कई बार 150 बच्चे टेस्ट देते हैं। और हमें उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना? तो मैंने बोला कि अब की बार डालना, बोला ठीक है सर, अब की बार उनके पास थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा था तो वो डाल देंगे एक बार, है ना? भाई वो डाल देंगे, चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। नहीं बेटा, 2021 की वैकेंसी का फैसला 4 जनवरी को आएगा। मैं आपको जो काम की चीज़ मैंने पूछी है, मैंने काम की चीज़ मैंने पूछी कि आपको मैं अब तक जो पढ़ा है इसमें कुछ समझ में नहीं आया, उसमें तो आप किसी ने कुछ बोला नहीं। और कोई मुझे क्या पूछ रहा है, कोई मुझे क्या पूछ रहा है, हैं? चलिएगा मेरे दोस्त, आ जाओ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 9वीं अनुसूची प्लस न्यायिक पुनरावल 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची व न्यायिक पुनरीक्षण, व न्यायिक पुनरीक्षण, व न्यायिक है पुनरावलोकन, लिख लो आप लोग। व न्यायिक पुनरावलोकन, ये क्या है जनाब? 9वीं अनुसूची और न्यायिक पुनरावलोकन है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? है, बताओ देखिए, बताओ। बताओ देखिए। देखो मैं बताऊं आप लोग को, है ना? 9वीं अनुसूची में क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। सरकार ने इसको एक अपना बहुत तगड़ा हथियार बना लिया था 9वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान था, है ना? अपना जो लैंड रिफॉर्म वाला तो था ही था, इनके अलावा ये प्रावधान कर दिया कि किसी विषय को कोई भी संविधान में संशोधन करते या कुछ भी करते, किसी विषय को 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची में किसी विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता।
न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। लो जी भाई साहब, हमने क्या बोला है? नो, हमने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? हमने बोला कि किसी भी विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। कि कोई भी विषय है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत डाल दो। तो हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? अपना इसको एक हथियार बना लिया। कोई भी मामला उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। अब न्यायिक पुनरावलोकन सरकार कर नहीं सकती है भाई? अब न्यायिक पुनरावलोकन है वो सरकार कर नहीं सकती है। अब 1973 के अंतर्गत केशवानंद भारती केस आया था, है ना? 1973 के अंतर्गत केशवानंद भारती केस आया था मेरे प्यारे बच्चों। 1973 के अंतर्गत केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, भारती केस। इसमें बोला, क्या बोला गया था? मूलभूत, मूलभूत संविधान, संविधान के ढांचे, मूलभूत संविधान के ढांचे का उल्लंघन करने पर, का उल्लंघन करने पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन किया जा सकता है। पुनरावलोकन किया जा सकता है, किया जा सकता है। लो जी साहब, ठीक है ना? क्या बोला हमने? कि मूलभूत संविधान के ढांचे का उल्लंघन करने पर, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। है ना? मूलभूत ढांचे का, भाई मूलभूत ढांचे का। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया जी। अब वही बात है कि साहब ये आप बार बार बता रहे हो, ये मूलभूत ढांचा, मूलभूत ढांचा, ये है क्या मूलभूत ढांचा? है, सरकार ने क्या किया? इसको अपने एक साधन बना लिया मेरे प्यारे बच्चों। केशवानंद भारती जी ने बोला कि मूलभूत ढांचे वाले के अंतर्गत आप कर सकते हो, लेकिन मूलभूत ढांचा कौन होगा ये तय करो, कौन करेगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। उसके बाद में एक बहुत अच्छा केस आया था, जे आर कोहलोवाद, है ना, सॉरी, आई आर, आई आर कोहल्लो, आई आर कोहल्लो, कोल्हाहो ने, कोल्हो में बैठे, कोहिलो लिख सकते हैं इसको ना, कोल्हा को, कोहिलो ऐसे लिख लो, कोहिलो, कोहिलोवाद, कोहिलोवाद 2007। अब इसने एक बहुत तकड़ी बात बोली। इसने क्या बात बोली? इसने ये बात बोली मेरे प्यारे बच्चों की साहब, इसने ये बात बोली मेरे प्यारे बच्चों की, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसने क्या बोला? इसने क्या बोला कि भैया सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर, शामिल विषयों पर, सर्वोच्च न्यायालय 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर, 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, कर सकता है। लो जी साहब, इन्होंने क्या बोल दिया? कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी मामले होंगे उन सबका न्यायिक पुनरावलोकन है वो किया जा सकता है। लेकिन, लेकिन इन्होंने एक एक बहुत अच्छी बात बोली, है ना? लेकिन इन्होंने क्या बोला? कि लेकिन 9वीं अनुसूची में उन्हीं विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। लिखो इसी में, लेकिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9वीं अनुसूची में, लेकिन 9वीं अनुसूची में केवल उन्हीं मामलों का, केवल उन्हीं मामलों का, केवल उन्हीं मामलों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा,
केवल उन्हीं मामलों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा जिनको 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जिनको 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हमने यहाँ क्या बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, लेकिन कौन से मामलों पर कर सकता है वो आपको ध्यान रखना, जो 24 अप्रैल 1973 के बाद में 9वीं अनुसूची में शामिल है, उससे पहले वालों में नहीं। यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है वो मूलभूत ढांचा होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये इतना ध्यान रखना आप लोगों, और ये आपका न्यायिक पुनरावलोकन है, ये कंप्लीट होता है। उसके बाद में प्यारे बच्चों एक टॉपिक आता है आप लोगों का न्यायिक सक्रियता। क्या आता है? न्यायिक सक्रियता। एक लाइन का टॉपिक है न्यायिक सक्रियता, जो है ना, मात्र मतलब एक एक परिभाषा है, लिखो आप न्यायिक सक्रियता, है ना। न्यायिक सक्रियता क्या होती है? न्यायिक सक्रियता, सक्रियता, सक्रिय क्या होता है? सक्रियता जो शब्द है वो सक्रियता से आता है, एक्टिविज्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सर ये केशवानंदन वाला लिखा दिया ना? हाँ सर ये लिखा है, बहुत बढ़िया कृष्णा लोहार, शाबाश। अरे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों से मैं पूछूं कि ये न्यायिक सक्रियता क्या होती है, क्या बताओगे आप लोग? सक्रियता क्या होती है? एक्टिव जो आदमी हो, जैसे आप लोग हो, है ना। आप लोग हो, जैसे मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने कोई बीच में टॉपिक छोड़ दिया, तो आप में बीच में से खड़े होकर बोलेगा अरे मार साहब आपने ये पीछे ये टॉपिक है ये छोड़ दिया है। मतलब आप एक्टिव हो, आपको पता है, आप एक्टिव हो, आपको पता है कि मैंने कुछ पीछे छोड़ा है। अब जब न्यायिक शब्द आ गया तो न्यायपालिका से जुड़ गया। भाई न्यायिक शब्द है तो इसका उल्लेख तो न्यायपालिका से ही है। तो हमारी न्यायपालिका कुछ ऐसे मामलों में एक्टिव होती है जहां विधायिका और कार्यपालिका को आदेश दे, या विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में यह हस्तक्षेप करे, या उसके कामों में हस्तक्षेप करे मेरे प्यारे बच्चों। हस्तक्षेप मतलब इंटरफेयर, की कोई हमारा विधायिका कोई काम करे, कोई कानून बना रही है और न्यायपालिका ने उसमें जाकर के इंटरफेयर किया कि तुम ये कानून बना रहे हो, थोड़ा ठीक नहीं बना रहे हो, उसको सही बनाओ, उसको सही बनाओ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो लिखो इसमें एक लाइन में परिभाषा, 2 लाइन की परिभाषा, ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं इसमें प्यारे बच्चों, कि जब न्यायपालिका द्वारा विधायिका एवं कार्यपालिका को आदेश दिया जाए, जब न्यायपालिका न्यायपालिका व कार्यपालिका, जब न्यायपालिका व कार्यपालिका द्वारा, जब न्यायपालिका व कार्यपालिका द्वारा, न्यायपालिका व कार्यपालिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा नहीं, कार्यपालिका को आदेश दिया जाए, है ना। कार्यपालिका को, न्यायपालिका व कार्यपालिका को आदेश दिया जाए, है ना, कार्यपालिका को आदेश दिया जाए, आदेश दिया जाए, ठीक है साहब, या न्यायपालिका के द्वारा विधायिका एवं कार्यपालिका, या यहाँ मैंने न्यायपालिका नहीं लिखना था, न्यायपालिका द्वारा, देखो ना थोड़ा सा हमने गलत किया, मैं सोचा यार सेंटेंस में बैठा नहीं। जब न्यायपालिका द्वारा, देखो थोड़ा सा अब आप बोलोगे सर आपने तो मिटा दिया, लेकिन हमारा तो यहाँ काटना पड़ेगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कि जब न्यायपालिका द्वारा विधायिका व कार्यपालिका, विधायिका व कार्यपालिका, व कार्यपालिका, है ना, तुम लोग भी नहीं बोले, व कार्यपालिका को आदेश दिया जाए, को आदेश दिया जाए, या न्यायपालिका के द्वारा, या न्यायपालिका के द्वारा, या न्यायपालिका के द्वारा विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों में,
विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना, है ना। हस्तक्षेप करना न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। न्यायिक सक्रियता कहा जाता है ना। न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोगों को मैं बताऊं ना, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं प्यारे बच्चों, तो नेशनल हाईवे पे शराबबंदी, नेशनल हाईवे से 200 मीटर, नेशनल हाईवे हाईवे पर, मेनली हाईवे पर 200 मीटर तक शराबबंदी, शराब बेचना अपराध, शराब बेचना बंद या प्रतिबंध कर दो, प्रतिबंध, है ना। आपने कहीं पर देखा होगा, किसी भी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पे चले जाओ आप लोग, है ना, कृष्णा लोहार में बताता हूँ, है ना। आप किसी भी स्टेट हाईवे या किसी भी नेशनल हाईवे पे चले जाओ, आपको उस हाईवे के ऊपर शराब का ठेका नहीं दिखेगा, ठीक है ना। उस हाईवे के ऊपर शराब का ठेका नहीं दिखेगा। शराब का ठेका जो होगा वो हाईवे से 200 मीटर दूर हो सकता है। ये कोई हमारा सरकार के द्वारा कानून नहीं बनाया गया था, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था। कृष्णा सुनना बेटा एक बार दोबारा। न्यायिक का मतलब न्यायपालिका से हो गया, सक्रियता का मतलब जो एक्टिव होता हो, कि कोई ऐसा काम जो हमारी सरकार नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट वो काम कर देता है, पहली चीज। या सरकार के कामों में हस्तक्षेप करता है, ये कि भाई इस काम को तुम ऐसे करो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कई बार पापा कोई काम करते हैं, है ना, पापा के पास 10-20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पैसे आए, पापा ने कोई पॉलिसी करा रखी थी और पापा उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पापा जहां कर रहे हैं हो सकता है वो जगह सही ना हो, या पापा को जिन लोगों को पैसे ब्याज पे दे रहे हैं वो लोग सही नहीं हो, तो मम्मी आती है और मम्मी आके पापा को समझाती है कि देखो तुम जिस आदमी को पैसे दे रहे हो ना वो आदमी ठीक नहीं है, उसको तुम 5 लाख दे रहे हो तो 5 लाख मत दो, 1 लाख रुपए दे दो या 50,000 दे दो या देने से मना ही कर दो, वो आदमी ठीक नहीं है। तो मम्मी एकदम बीच में आकर के इंटरफेयर किया ना, तो मम्मी क्या किया, न्यायिक सक्रियता दिखाई, मम्मी ने एक्टिवनेस दिखाया। वैसे ही हमारा सुप्रीम कोर्ट है प्यारे बच्चों, कि हमारी सरकार कोई कानून बनाती है या सरकार को कानून नहीं बनाया, वो कानून ठीक नहीं है, तो ये बीच में जाकर के हस्तक्षेप करेगी, तुम काम इसको ऐसे करो प्यारे बच्चों, ठीक है। अब तो बिल्कुल साहब। एक लास्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, एक लास्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताऊं, जनहित याचिका मैंने पढ़ाया है क्या आप लोगों को, मुझे बताना एक बार। अरे बताओ, मैंने आपको जनहित याचिका पढ़ाया है क्या? हम्म? मैंने आपको जनहित याचिका पढ़ाया है क्या, मुझे बताओ। जनहित याचिका, क्या मैंने आप लोगों को जनहित याचिका पढ़ाया है? तो मुझे बताओ कि हाँ सर पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो फिर वैसे बताओ। मुझे लग रहा है मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया उस समय मैंने आपको जनहित याचिका बता दिया था, तो ये ना एग्जाम्पल शमशाद अली। सर सहकारी आंदोलन जनता के हितों के लिए किया गया आंदोलन, सहकारी आंदोलन नहीं पढ़ाया, ठीक है सर। देखो जनहित याचिका से पहले हमारे देश में ना स्टडी की अवधारणा चलती थी, है ना। जनहित याचिका का मतलब क्या होता है, जनता के हित के लिए, है ना, जनता के हित के लिए, जनता के हित, जनता के हित के लिए, हित के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसका उद्देश्य होता है। जनहित याचिका का मतलब होता है, जैसे देखो हम लोगों को मूल अधिकार दे रखे हैं, हमें हमारी सरकार ने कई प्रकार के राइट्स दे रखे हैं। अब वो हम लोगों को राइट्स अगर ना मिले, वो हमें राइट्स अगर ना मिले, हम लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में महंगे महंगे वकील होते हैं भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट का तो वकील की कम से कम 2-2.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से नीचे तो फीस ही नहीं होती है। हाई कोर्ट में जो 20-30 हज़ार से नीचे किसी वकील की फीस नहीं है, तो एक गरीब आदमी को न्याय कैसे मिलेगा, आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? उसके लिए जनहित याचिका आई कि भाई साहब कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की जो है जनहित याचिका कोर्ट के अंतर्गत दायर कर सकता है। मान के चलो मैं हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ अपराध हो रहा है,
अब मैं सक्षम नहीं हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाऊं। अब आप में से कोई भी व्यक्ति है, चाहे कृष्णा मानो, अमित मानो, एक्स वाई जेड है, पूनम है, शमशेद है, बंटी है, सोनू है, कृष्णा, कोई भी हो, आप सक्षम हो, आपको लगा कि यार रणजीत सर के साथ गलत हो रहा है, तो आपने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक जनहित याचिका दायर कर दी कि भाई राजस्थान के अंतर्गत सीकर जिले में एक रणजीत नाम का आदमी है, उसके साथ गलत किया जा रहा है, सरकार गलत कर रही है, उसके परिवार गलत कर रहे हैं, या प्रशासन गलत कर रहा है, जो भी है, वो एक याचिका दायर कर दो, तो डायरेक्ट वहां सुनवाई हो जाएगी उसकी, है ना, डायरेक्ट वहां सुनवाई हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अब हुआ क्या था होता क्या था, पहले जनहित याचिका नहीं थी, तो जनहित याचिका की जगह स्टडी की अवधारणा चलती थी भारत के अंतर्गत। पहले स्टडी की अवधारणा मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी की अवधारणा, स्टडी की अवधारणा, ये स्टडी की अवधारणा क्या थी, इसमें वही व्यक्ति पीआईएल मतलब जनहित याचिका दायर कर सकता था, और जनहित याचिका को पीआईएल भी बोला जाता है, ध्यान रखना, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेरे प्यारे बच्चों। स्टडी की अवधारणा क्या हुआ करती थी, जनहित याचिका से पहले चलती थी मेरे प्यारे बच्चों, ये है ना, जनहित याचिका से पहले, जनहित याचिका से पहले मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, से पहले हुआ करते थे। इसमें क्या हुआ करता था, इसमें वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, एससी व हाई कोर्ट में जा सकता जो जो उसका रिलेटिव हो, जो उसका संबंधी हो या रिलेटिव हो, संबंधी हो, संबंधी हो मतलब रिलेटिव हो, रिलेटिव हो, कैसे, जैसे मान के चलो कोई भाई हो, है ना, कोई भाई हो, कोई भतीजा हो, भाई भतीजा, बहन है, बहन, जीजा, जीजा पापा, जीजा पापा, कुछ भी हो मेरे प्यारे बच्चों। जैसे सर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और आप सुप्रीम कोर्ट में मेरे नाम से जनहित याचिका दायर कर सकते हो। पहले जो स्टडी की अवधारणा हुआ करती थी, उसके अंतर्गत आप नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि आपके और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं है। भाई मान लो मैं आपसे कभी मिला नहीं, ना आप मेरे से कभी मिले, ना आप मेरे कोई परिवार के हो, ना कोई आप रिश्तेदार हो मेरे। पहले इसमें हुआ करता था कि कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है, यानी कोई रिश्तेदार हो उसको, चाहे उसका भाई हो सकता है, भतीजा हो सकता है, बहन हो सकता है, जीजा हो सकता है, पिता हो सकता है, बहनोई हो सकता है, फूफा हो सकता है, कोई भी हो मेरे प्यारे बच्चों, भाई कोई भी हो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब हो सकता है इसके अंतर्गत। लेकिन अब हम लोगों ने क्या कर दिया, अब हमने मेरे प्यारे बच्चों जनहित याचिका है वो कर दी। जनहित याचिका की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम जो हुई थी ना, जनहित याचिका, जनहित याचिका, याचिका की शुरुआत सबसे पहले जो हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, वो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के खिलाफ हुई थी। हुसैन आरा खातून, खातून बनाम बनाम बिहार राज्य, है ना, बनाम बनाम मतलब वर्सेज बिहार राज्य, बिहार राज्य के बीच में हुई थी। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी दोस्तों, है ना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी, और ये जो याचिका लगाने वाला था ना, ये कविता थी मेरे प्यारे बच्चों। इसमें याचिकाकर्ता कौन था, ये जो जनहित याचिका लगाई है, ये किसने लगाई मेरे प्यारे बच्चों? अरे किसने लगाई है? कविता हिंगोरानी ने। किसने? कविता हिंगोरानी ने, कविता हिंगोरानी, हिंगोरानी, यानी कविता का और हुसैन आरा खान का आपस में कोई संबंध नहीं था, आपस में कोई संबंध नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इन्होंने लगाई। और इसी बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि त्वरित सुनाई का अधिकार जीवन के अधिकार से है मेरे प्यारे डियर। त्वरित का मतलब क्या होता है? तुरंत सुनाई करना, है ना, त्वरित का मतलब क्या होता है? तुरंत सुनवाई करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसी में बोला था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, अधिकार जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, जीवन जीने के अधिकार
से संबंधित है। लो जी साहब, जीवन जीने का जो अधिकार है वो मेरे प्यारे बच्चों किससे संबंधित है? त्वरित सुनवाई का अधिकार जीवन जीने से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। वही बात है कि आज किसी के साथ अपराध हो रहा है, 100 साल 50 साल बाद में उसको सजा मिले तो फिर वो न्याय नहीं हुई ना, है ना? ठीक है। और पीआईएल का उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है? जनहित याचिका या पीआईएल का उद्देश्य है। अगर मैं एक लाइन में आप लोगों को बताऊं पीआईएल का उद्देश्य, है ना, एक लाइन में मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, एक लाइन में बताऊं तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे दोस्त, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जनता को निशुल्क न्याय मिले, जनता को निशुल्क न्याय मिले, निशुल्क न्याय मिले, न्याय मिले मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका मुख्य उद्देश्य है ना। हाँ, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना है प्यारे बच्चों। दूसरा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, ये जनहित याचिका का उद्देश्य है। जनहित याचिका को कोई भी याचिका लगा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई उसका सगा संबंधी ही हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और जनहित याचिका की बात करूं तो भारत में पीएन भगवती और वीआर कृष्ण अय्यर मेरे प्यारे बच्चों, है ना, दो जज हुआ करते थे भारत के अंतर्गत। पीएन भगवती और जनहित याचिका, भारत में जनहित याचिका, जनहित याचिका पीएन भगवती, जस्टिस लिखो आप, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, जस्टिस पीएन भगवती व जस्टिस कृष्ण अय्यर कृष्ण अय्यर द्वारा लाई गई थी। और लास्ट लाइन लिख लो, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन व जनहित याचिका का प्रावधान यूएस से लिया गया है। लो जी साहब, ये आपको ध्यान रखना, ये आपका समाप्त हो गया। मोहिम काम केक कल पढ़ेंगे आपको ना, हाँ, केक जो है वो कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। कल आपके ये जितने भी आयोग है ये सब कंप्लीट करा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कल की क्लास आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। कल की क्लास में से आपके 4 नंबर पक्के हैं। राजभाषा बेटा वो आपको कभी पूछी नहीं गई है ना, और वो आर्टिकल 343 से 350 आप पढ़ लेना है ना। ऐसे तो बेटा पॉलिटी बहुत होती है, ऐसे तो पॉलिटी में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के मान के चलो कि इस साल पूरी ही नहीं होगी, इस साल के अगले मतलब 2026 पूरा पढ़ाऊं मैं, है ना। कौन था अब? अमित। तो अमित भाई, ये जो काम की चीज है ना वो मैंने सब बता दी आप लोगों को, ठीक है। और बताओ, और कुछ पूछना है आप लोगों का? कोई भी डाउट है आप लोगों का तो आप मुझे पूछ सकते हो, है ना। आपका और कोई भी डाउट है मेरे प्यारे बच्चों वो आप मुझे पूछ सकते हो। आपके सिलेबस में जो चीजें लिखी गई है वो सब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। केवल वो जो कानून वाली चीज है वो नहीं पढ़ाऊंगा, है ना भाई, कानून वाली चीज है वो आपको आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। बताओ, कुछ पूछना है तो आप लोगों को, भाई कुछ पूछना है आप लोगों को तो चलो। कल संडे को क्लास होगी, मैं फिर बता रहा हूँ सबको, कल संडे को 10 बजे क्लास होगी, कल संडे, ठीक है ना, 10 AM क्लास होगी। टॉपिक आयोग, कमीशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और यहां से आप लोगों के 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी 4 मार्क्स पक्के हैं। पॉलिटी के 4 मार्क्स कल आप ले सकते हो, ठीक है ना। सो बाय के सर प्लीज, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है या इंग्लिश है? सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश रहेगी पैरेटियर, और हाई कोर्ट की भाषा
सामान्यतः अंग्रेजी ही बोली गई है, लेकिन राष्ट्रपति से परमिशन लेकर के उस राज्य की जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी बोली जा सकती है, जैसे तमिलनाडु के अंतर्गत बोला गया है। ठीक है। हाँ, पीडीएफ में डाल दूंगा मेरे डियर, पीडीएफ डाल दूंगा प्यारे डियर। तो प्यारे बच्चों, चलता हूं अब, कल मिलूंगा आप लोगों से, और कल संडे है, क्लास में जरूर आना। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।